इकोनॉमिक्स के हमने कल 4 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। आज हम पूरा इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट करेंगे विद द थिंग्स कि इसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें मिल रही हैं, तो वो हम डिस्कस करते हैं। चैप्टर 5 इज़ रिलेटेड टू गाइस मीडियम टर्म आउटलुक, डीरेगुलेशन ड्राइव्स ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पर ना IMF ने ना कुछ बातों को कहा है। क्या बोला है कि भारत जो है वो फिनेंशियल ईयर 28 तक $5 ट्रिलियन इकॉनमी को अचीव कर लेगा, और इंडिया का जो एंड रीच अ साइज ऑफ $6.307 ट्रिलियन बाय FY मतलब फिनेंशियल ईयर 30 तक पहुंच जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है जो विकसित भारत का सपना है, आप सभी जानते हो हमने एक सपना देखा है, इसका नाम है विकसित भारत। 2047 का गोल है कि इंडिया जो है कम से कम 8% की ग्रोथ को तो ज़रूर ही कर ले, है ना, क्योंकि हमने यही एक सोच रख के चल रहे हैं कि एनुअली हमें ना 8% की ग्रोथ चाहिए फॉर द नेक्स्ट 2 डिकेड्स, तभी हम विकसित भारत वाले गोल को फुलफ़िल कर पाएंगे। लेकिन इस गोल को फुलफ़िल करने के लिए कुछ चैलेंजेस हैं। अब चैलेंजेस में क्या है हमारे पास, एक तो देखो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पास, दीज आर बेसिकली द चैलेंजेस। क्या चैलेंजेस हैं? ग्लोबल चैलेंजेस हैं, जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन है, ट्रेड की रिस्ट्रिक्शन है, चाइना का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है मैन्युफैक्चरिंग में, एनर्जी ट्रांजिशन में, जिसकी वजह से सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आती है, इन्वेस्टमेंट का फ़्लो इतना अच्छा नहीं रहता, राइट। फिर ये कह रहा है कि IMF ने फॉरकास्ट भी करा है कि इंडिया की जो रियल GDP ग्रोथ है वो क्या है, 6.5% है। कितनी है? 6.5% बेसिकली ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये भी बोला हुआ है कि विद करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 2.2% GDP का रहेगा का फिनेंशियल ईयर 30 तक। तो रुपी को ना बताया जा रहा है कि जो रुपी है वो डेप्रीशिएट कर रहा है। ठीक है, कंपेयर अगर हम करते हैं आगे आने वाली चीज़ों से। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पर एक शब्द आया, इसका मतलब समझो क्या होता है। यानी जो भी आप पॉलिसी बना रहे हो, ठीक है, वो ना रिवर्स केयर में जा रही है, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, यानी कि ना जो भी चैनल से आप चाहते हो ना ट्रेड कराना, कैपिटल इन्फ्यूज़ करना, वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है अभी मामला, बहुत कंप्लायंस का बर्डन है आपके देश में ही। डिजिटाइज इन्फॉर्मेशन का इंट्रैक्शन आप कर तो रहे हो, लेकिन अभी भी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जो ग्लोबल इकोनॉमी, जो आपका फ्रेगमेंटेशन, आपका जो एक जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहा है, इज़ रिप्लेसिंग ग्लोबलाइजेशन यहाँ पर, यानी कि जो एमिनेंट इकोनॉमिक रीअलाइनमेंट है, रीएडजस्टमेंट है, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा अकाउंट है। आप समझो चाइना जो है ना एनर्जी ट्रांजिशन टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है। सोलर पैनल्स हो जाए या आपका ये वाला मामला हो जाए, पॉली सिलिकॉन, ये सारा कुछ ना ये खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हम इनके जितना अभी कर नहीं पा रहे हैं। और इसी वजह से ना हमारे को ट्रेड में प्रॉब्लम आ रही है। 24,000 न्यू रिस्ट्रिक्शन रिलेटेड टू ट्रेड इन्वेस्टमेंट ग्लोबली जो हो रहा है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तो डी रेगुलेशन ना ये कह रहा है कि इकोनॉमिक फ्रीडम हमारी ग्रोथ के लिए, इसीलिए इसने शुरुआत से ये कहा कि डी रेगुलेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तभी आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को जब आपने करा था तो उसने आपने SME सेक्टर्स को भी आपने देखा कि कितना आगे बढ़े वो। तो ना यहाँ पर बड़ा आपसे कह रहा है कि देखो इंडिया की जो मीडियम ग्रोथ है ना वो तभी अच्छा कर पाएगी जब डी रेगुलेशन हो, और ऐसी ग्रोथ हो जहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी किया जा सके, स्किल का डेवलपमेंट भी हो सके। ठीक है, तभी ये चल पाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में ना इसी को कंटिन्यू करते हुए ना वो इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को बोल रहा है कि इसको कैसे बढ़ाओ। तो यहाँ पर ना इस चैप्टर का हम थोड़ा सा रिकैप देखते हैं। देखो जो इसमें ना कैपेक्स है, यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की गई है, वो कह रहे हैं कि उसकी ग्रोथ है 38.8% फ्रॉम फिनेंशियल ईयर 20 से लेकर फिनेंशियल ईयर 24 तक। गवर्नमेंट ने ना मल्टीपल इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया था। आपको पता है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन था, ठीक है। रेलवे सेक्टर में हमने देखो, आपने 17 न्यू पेज वंदे भारत ट्रेन्स के हमने बनाए। रोड के लिए हम देखें तो एक बहुत बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स आए। सिविलेशन में उड़ान स्कीम आई है ना। तो गवर्नमेंट का यह नेशनल मॉनिटाइजेशन स्कीम है, ये सारी जो पाइपलाइंस वगैरह का करा गया। इसके बाद ना देखो अलग अलग स्कीम है ना, अलग अलग सेक्टर्स की दी हुई हैं। प्लीज़ रिवाइज इट वन। जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट है, ये पोर्ट से रिलेटेड है, राइट। इससे रिलेटेड आप देखो पावर सेक्टर के लिए भी बोला हुआ है। जैसे इसमें आपका ना सौभाग्य स्कीम थी। फिर टेलीकम्युनिकेशन में भारत नेट प्रोजेक्ट की बात की गई है। IT के अंदर रूरल डेवलपमेंट, हर अलग मिनिस्ट्री का अलग अलग ये दे रखा है। तो कह रहे हैं कि ना अगर आप ना इंफ्रास्ट्रक्चर को देखो रेलवे कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो रेलवे कनेक्टिविटी के ऊपर ही ना यहाँ पर बोला गया कि 2031 तक ऐसा उम्मीद है कि भाई बहुत सारी जो ट्रेन्स हैं लाइक वो आ जाएंगी।
और 231 किलोमीटर्स का रेलवे नेटवर्क कमीशन किया गया है। कितना बड़ा नेटवर्क है। इसके अलावा ना इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर देखो, नेशनल हाईवे की कंस्ट्रक्शन की गई है ना। नेशनल हाईवे का कंस्ट्रक्शन हुआ है, जिसकी वजह से आप लगा लो कितने सारा जो नई उड़ान स्कीम्स वगैरह है उनको कितना ज़्यादा वो मिला है। लाइक एयरपोर्ट की भी कार्गो हैंडलिंग बहुत अच्छी हो गई है। फिर ना हम भारतमाला प्रोजेक्ट हो गया, पोर्ट की कैपेसिटी बहुत बड़ी है हमारी। हमारा जो टोटल ना एनर्जी का कैपेसिटी वो था, लाइक पावर कैपेसिटी भी हमारी बहुत ज़्यादा ना बढ़ी है। तो पावर सेक्टर में भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा हमारा जो शेयर है रिन्यूएबल एनर्जीज का वो भी हो गया है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर पे मैंने आपको बोला है कि 5G सर्विसेज को सभी स्टेट्स वगैरह यूटीज़ वगैरह में खोला गया, तो यानी इसके भी बहुत अच्छे हैं। रूरल अर्बन डेवलपमेंट में देखोगे तो प्रधानमंत्री चाहे आपका आवास योजना हो, है ना। इसके अलावा आप समझो 18,000 करके कुछ ना विलेजेस में इलेक्ट्रीफाइड करा गया है सौभाग्य स्कीम के द्वारा। तो देखो ये भी कितना बड़ा स्पेशल एक वो लिया गया है कि किसी भी तरीके से कोशिश हो रही है, यही हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो। स्पेस एसेट में ना इंडिया ने ना अभी 56 ये बता रहा है। स्पेस एसेट में क्या इंपॉर्टेंट था कि 56 हमारे पास ना एक्टिव स्पेस एसेट है करेंटली, ठीक है। हमारा जो स्पेस विजन 2047 है उसमें 4 प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे गगनयान ले लो, चाहे वो आप चंद्रयान 4 ले लो। इन सभी में ना हमारा अलग अलग तरीके से हम चाहते हैं स्पेस को भी एक्सप्लोर करना, ठीक है। तो ये देखो इसको अच्छा करने के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अगर करनी है तो सबसे पहले ना ट्रांसपोर्ट को मॉडर्नाइजेशन बनाओ ताकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी हो, क्योंकि तभी हम सभी लोगों को ना इन्वॉल्व कर पाएंगे अपने डेवलपमेंट में। और प्राइवेट पार्टिसिपेशन कर दो तो आप काफ़ी अच्छा उस पर आ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं आगे की ओर, आगे का चैप्टर देखते हैं जिसमें ना हमारा बात की हुई है कि इंडस्ट्री ऑल अबाउट बिजनेस रिफॉर्म्स के बारे में। इसमें स्पेसिफिकली ना विल डिस्कस अबाउट इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग वाला शेयर। इंडिया ना अभी करेंटली इंडस्ट्रियल लेवल पे ग्रोथ किया है उसने 6.2% इन फाइनेंशियल ईयर 25, ठीक है। क्योंकि बहुत हमारी ग्रोथ हुई है इलेक्ट्रिसिटी और कंस्ट्रक्शन के अंदर, ये पॉइंट ना नोट कर लेना आप। इलेक्ट्रिसिटी एंड कंस्ट्रक्शन में हमारी सबसे अच्छी ग्रोथ हुई है। गवर्नमेंट ने क्योंकि ना बहुत सारे काम अच्छे अच्छे कर लिए, गवर्नमेंट ने ना स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया है, ठीक है। तो मतलब आप देखो ये कंपैरिजन भी ध्यान रखना कि इंडिया अभी 2.8% ही ग्लोबली शेयर कर रहा है, जबकि चाइना का 28.8% है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, हम इतने नहीं है अभी। तो ना यहाँ पर कह रहा है कि जो सरकार है वो स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, समर्थ उद्योग लेकर आ रही है। बहुत सारे जो की सेक्टर हैं, स्टील का ही जैसे हम आप ले लो, स्टील के अंदर अगर हम ध्यान से समझें तो स्टील में ना डिमांड इज़ ड्राइवन बाय ग्रोथ इन एंड यूज़र सेक्टर। इसमें हमने पॉलिसी लाए, नेशनल स्टील पॉलिसी लाए, पीएल स्कीम लाए। इवन जो हमारा ग्रीन स्टील होता है उस पर भी हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि जो स्टील स्क्रैपिंग रिसाइकलिंग पॉलिसी तक हम लेकर आ रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हमें फ़ायदा हो। आप समझ रहे हो कितने ज़्यादा ना मतलब ध्यान दिया जा रहा है हर एक सेक्टर पे इस समय पे। अच्छा, ऐसे ही ना इंडिया नेट इम्पोर्टर रहा है। हम बहुत ज़्यादा ना रिलाई रहते हैं पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स के लिए, ये हमारे कोर इनपुट इंडस्ट्री है। सीमेंट का देखो हम सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर हैं हमारे देश में। कैपिटल गुड की बात देखो तो ना टेक्नोलॉजिकल गैप तो है ही, लेकिन इसमें हमने क्या करा है कैपिटल गुड्स के लिए। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं ना उसको हम कैपिटल गुड्स के फॉर्म में देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप कैपिटल गुड्स के पूरे डेफिनेशन पे जाओगे तो फिजिकल एसेट्स हैं जो बिजनेस में यूज़ होते हैं ताकि हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाओ, चाहे बिल्डिंग है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, व्हीकल है, फर्नीचर है, सॉफ्टवेयर है, सारा का सारा ना कैपिटल गुड के अंदर ही गाइस आता है। अब ना अगर वो कहे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ का, तो इसमें भी हमने PLI स्कीम्स को हम लेकर आए हैं। तो बहुत कुछ ना इसमें मतलब बता रहा है इकोनॉमिक सर्वे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देखो हमने ना 99% जो हमारे स्मार्टफोन्स वगैरह तैयार किए हैं उसमें भी हमने काफ़ी डेवलपमेंट करी है। इसके अलावा यहाँ पर ये कह रहा है कि ना एक एक सेक्टर का तो देखो अच्छा ग्रोथ है ही। दूसरी ना यहाँ पर ना एक वीपो रिपोर्ट आई है, मैं बता दूँ आपको। वीपो रिपोर्ट ने एक बहुत अच्छी बात ये बोली है कि वीपो रिपोर्ट द्वारा ये पता चलता है, जो आपका ये पता चलता है वीपो रिपोर्ट द्वारा कि 2022 की रिपोर्ट में कि भारत जो है ना 6वां था टॉप 10 पेटेंट फाइलिंग ऑफिस ग्लोबली। तो यानी हम ना काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। MSME सेक्टर टेक्सटाइल वगैरह तो देखो मेजर हमारा है, इसमें हमारा ना टॉप प्रोड्यूसर हम जूट में है, सेकंड हमारा रैंक कॉटन में आया है, 6 लार्जेस्ट है हम एक्सपोर्टर ऑफ टेक्सटाइल्स भी हैं, राइट। अब ना कुछ ना देखो MSME की कुछ प्रॉब्लम्स है। देखो MSME सेक्टर के अंदर अभी लगा लो आप 23.24 करोड़ लोग काम करते हैं, जिसमें यानी कि आप समझो 2.39 करोड़ जो है बिजनेस फॉर्मलाइज हुआ है अंडर
उद्यम असिस्ट के अंदर, लेकिन इनको इक्विटी फंडिंग देना, पोटेंशियली रिलाई करना, इनको सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड बनाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि एमएसएमई में डोमिनेंस अभी भी लिमिटेड स्केल में है, एफिशिएंसी की बात है, फ्रेगमेंटेशन इंक्रीज, लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात है, स्किल का गैप वाली बात है, ठीक है। अब ऐसे ही ना अगर हम एमसी क्या समझ रहे हो, नीचे ये भी आएगा, फार्मास्यूटिकल्स को देखें तो थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबली बाय वॉल्यूम है ये, ठीक है। ऐसे ही हमारा ना इंडिया ना बहुत ज़्यादा सेल एंड जीन थेरेपी पे भी काम कर रहा है। हम पहले ऐसे हैं जिसने इंडिजिनियसली ना कार टी सेल थेरेपी पे काम किया है, यानी हम नए नए ड्रग्स बना रहे हैं, ठीक है, ताकि वो लोकली भी अवेलेबल हो। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ना अब देखो, अगर आप ना सर्विस सेक्टर पे भी जाते हो तो वो हम नेक्स्ट उसमें चलेंगे, लेकिन ना एमएसएमई सेक्टर्स के लिए लाइक ये सारी चीज़ें की जा रही है, एमएसएमई समाधान चैंपियंस, ताकि ना हम एमएसएमई के इशू जो भी हमने पढ़े उसको हम कर पाएँ। तो स्टेट वाइज अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन देखोगे तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इसमें 43% इंडस्ट्रियल वैल्यू है। और नॉर्थ ईस्ट के लिए हम बहुत ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 0.7% का ही आ रहा है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने के लिए हमें बहुत से काम अभी करने हैं, अपने सारे स्टेट्स को साथ में लेके चलना है, प्राइवेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व करना है और कोलैबोरेटिव तरीके से चलना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर रिलेटेड टू ना सर्विसेज से रिलेटेड है। इसमें ना बताया है कई कई नए चैलेंजेस फॉर द ओल्ड वॉर हॉर्स के बारे में। समझते हैं क्या ये बेसिकली कह रहा है, ठीक है। इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है ना वो 55%, आप समझ लो 55% ना फाइनेंशियल 25 में कह रहा है कि इतनी ग्रोथ कंट्रीब्यूट करता है। अब इसके बाद हमारा फाइनेंशियल ईयर 14 में 50.6% था, यानी 30% जो वर्कफोर्स है, यानी कि सारे के सारे ना इवन मैन्युफैक्चरिंग वाले भी सर्विस की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडिया जो है ना वो रैंक करता है 7% इन ग्लोबल सर्विसेज के अंदर। ग्लोबल सर्विसेज के अंदर इंडिया ने वर्ल्ड वाइड 7% ग्रोथ की। तो यानी कि इंडिया ने 7% यहाँ पर हम देख रहे हैं, 7th यहाँ पर इंडिया की ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट में, यानी कि 4.3% का भारत का शेयर है, और हम 30% वर्कफोर्स को यहाँ पे जॉब भी देते हैं। मतलब इसने ग्राफ में भी समझाया कि देखो कितना ज़्यादा हमारा ग्लोबली शेयर है आपके सर्विस सेक्टर में। इंडिया की जो सर्विस सेक्टर परफॉर्मेंस में देखोगे ना तो जीडीपी में तो बहुत ज़्यादा सर्विसफिकेशन है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में भी सर्विसफिकेशन है, यानी ना हम बहुत ज़्यादा ना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में भी हम सर्विसेज को यूटिलाइज ज़्यादा करते हैं। हम पोस्ट प्रोडक्शन वैल्यू एडिशन हमने जो करा है ना सर्विस सेक्टर, इसमें सर्विसफिकेशन मैन्युफैक्चरिंग में कैसे हो गई है, ट्रेड है, रिपेयर करना, होटल, रेस्टोरेंट, ब्रॉडकास्टिंग, सारी की सारी सर्विस सेक्टर का पार्ट है। अब अगर हम ना ट्रेड इन सर्विसेज को नोट करें, देखो इंडिया सबसे पहली बात रिमेन टॉप 5 कंट्रीज़ में आता है जो हम सर्विस को भी एक्सपोर्ट करते हैं। कंप्यूटर का बिजनेस सारे के सारे हम 70% इस पर काम कर रहे हैं। प्रोग्रेस हमारे जो लॉजिस्टिक्स एंड फिजिकल कनेक्टिविटी में हुई है उसके बारे में समझते हैं। देखो रेलवे जो पैसेंजर है ना वो 8% बढ़ गया है, फ्रेट मूवमेंट बढ़ गई है, यानी 5.2% से ग्रोथ हुई है बहुत ज़्यादा वाली, यानी टूरिज्म रिबाउंड कर गया है जीडीपी के अकॉर्डिंग। रियल स्टेट की सेल्स बहुत हिट हुई हैं, टेलीकॉम सेक्टर में बहुत सारे सब्सक्रिप्शंस आ रहे हैं, डेटा कंजम्पशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे ना इसे सुंदर सा बहुत डायग्राम बना के बताया हुआ है कि समरी बताई हुई है स्ट्रैटेजिक रिकमेंडेशन कि डिफेंड, एक्सेलरेट, ट्रांसफॉर्म एंड अनटैप करके बताया हुआ है कि कौन कौन से सेक्टर्स में क्या क्या है। डिफेंड का मतलब है सस्टेन ग्लोबल सेक्टोरल प्रेजेंस एंड एनहांस मार्केट ग्रोथ, तो यानी कि 2 सेक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है। फिर यहाँ पर काफ़ी सारा सेक्टर्स में आउटस्पेस कर रहा है ये भी, तो यहाँ पे ना इसने सेक्टर्स वाइज डिवाइड कर दिया है कि एक डिफेंस सेक्टर, एक एक्सेलरेट, एक ट्रांसफॉर्म, एक अनटैप। अनटैप का मतलब है कि मार्केट शेयर बढ़ा है और यहाँ पर आपको इंश्योर करने की क्या ज़रूरत है, एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबिलिटी, वो ये वाले सेक्टर्स हैं। ट्रांसफॉर्म की बात करी जाए तो ट्रांसफॉर्म में आप ये बताओगे कि देखो जी ट्रांसफॉर्म में प्रोडक्टिविटी बूस्ट करने की ज़रूरत है, इनोवेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, ग्लोबल रीच बढ़ाने की इन सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो पेपर में आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है गाइस कि डिफेंस सेक्टर में कौन सा आता है, एक्सेलरेट में किस में आता है, ट्रांसफॉर्म सेक्टर में क्या आता है, अनटैप सेक्टर में क्या आता है। तो आप क्या बताओगे, डिफेंस वाले सेक्टर में कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज आती है, प्रोफेशनल साइंटिफिक बिजनेस सर्विसेज आती हैं। एक्सेलरेट में ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड रिपेयर, एजुकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज आती हैं। ट्रांसफॉर्म में ट्रेवल, हेल्थ एंड पर्सनल, कल्चरल, रिक्रिएशनल सर्विस आती है। अनटैप वो वाली हैं जो ऑडियो विजुअल है, पोस्टल कोरियर वगैरह है, ये सब इसके अंदर अनटैप वाले में आ जाता है। तो यहाँ पे ना बता रहा है कि देखो इंडिया ना एम बहुत कुछ कर रहा है, हम 2047 तक चाहते हैं, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का हमने तैयार करा है। टूरिज्म के लिए हम बहुत काम कर रहे हैं, प्री पैंडमिक लेवल से तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। चाहे वो रियल एस्टेट सेक्टर्स में इंडिया रैंक 31 आउट ऑफ 89 कंट्रीज़, अगर आप ना 2024 का ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स देखते हो तो टेलीकॉम सेक्टर में हम सेकंड लार्जेस्ट हैं। इंडिया फिर भी चाह रहा है, लोएस्ट डेटा रेट है हमारे अकॉर्डिंग टू ना, इतना ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर ये कह रहा है कि ना कर्नाटक एंड महाराष्ट्र में इंडिया ने टोटल सर्विस सेक्टर 25% है, क्रॉस स्टेट वैल्यू वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वेयर इज 19 जो है वो खाली जस्ट 25% ही टच कर रहे हैं।
तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमें डिजिटल एंड टेक्निकल लेबर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बढ़ाने की, वर्किंग वर्क फोर्स में हमें बहुत ज़्यादा स्किलिंग करने की इन सेक्टर्स को ज़रूरत है। मूव टू द एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट सेक्टर ऑफ द फ्यूचर जो हम बात कर रहे हैं, इंडिया का ना एग्रीकल्चर में जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी को लेके वो 16% है। 16% हमारा एग्रीकल्चर जीडीपी पे एंड एलाइड एक्टिविटीज़ जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ठीक है, समझ गए। इसमें ना 46.1% लोगों को ना ये जॉब देते हैं, पॉपुलेशन जो है वो काम करती है, 5% एनुअल ग्रोथ देती है। जो खारीफ वाली जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है ना वो हिट हुई है 2024 में, 1647 LMT वो हिट हुई है, लाइक, ठीक है, क्योंकि फिशरी लाइफ स्टॉक आउटपेस कर रहा है ट्रेडिशनल फार्मिंग की वजह से। तो इंडिया ने ना ये बोल रहा है कि 11.6 वो वर्ल्ड का सीरियल प्रोड्यूस करा, क्रॉप यील्ड बहुत कम है। फिस्कल ईयर का बात करो तो MSP फॉर अरहर एंड बाजरा क्योंकि इंक्रीज़ हो गया, तो वो सब एक मामला रहा। MSP समझते हो आप, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, अरहर बाजरा के ऊपर दिया जा रहा है। सीड की क्वालिटी के बारे में बोल रहा है कि आईकार ने ना 1.06 लाख क्विंटल ब्रीडर सीड्स को प्रोड्यूस करा था। तो यहाँ पे ना की इंटरवेंशन है, सीड बैंक्स बनाया जा रहा है, PM प्रणाम इनिशिएटिव्स को यूज़ करा जा रहा है ताकि हमारा इरीगेशन के लिए, देखो यहाँ पर दिखा रहा है कि हम कितना कितना कैनाल से टैंक से इरीगेशन यहाँ पे कराते हैं। तो ना यहाँ पे ना इसने साफ बोला है, देखो जी आपका ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर हाईली वल्नरेबल हो गया है, वेदर चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। 2/3 जो इंडिया का एग्रीकल्चरल लैंड है वो ड्रॉट फेस कर रहा है। ये डेटा सारा लिखना है आपको, इसी से निकाल के करोगे। हमने कह रहे हैं बहुत सारी स्कीम चला रहे हो आप, माइक्रो इरीगेशन प्रोजेक्ट चला रहे हो, फंडिंग कर रहे हो आप पर ड्रॉप मोर क्रॉप भी कर रहे हो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भी कर रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी ना रिजल्ट अभी इतने अच्छे आ नहीं रहे हैं। आप कह रहे हो KCC जो अकाउंट भी है ना आपके किसान क्रेडिट कार्ड वाले जो अकाउंट है वो 7.75% करोड़ है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस किस का बढ़ा है, अरहर और बाजरा का बढ़ा है, ये ध्यान रखना है। जो खरीफ वाला है लाइफ स्टॉक वो सारा हिट कर गया, आउटपेस कर गया है। इसके बाद जो हमारा 55% जो नेट सोन हो रही है इरीगेटेड रहता है खाली, विद सिवियर ड्रॉट रिस्क है हमारे 2/3, आप समझो 2/3 हमारा जो लैंड है वो कैसा है, फार्म लैंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, बहुत सूखा पड़ चुका है वहाँ पर, ठीक है। PM जो हमारा ना फसल बीमा योजना जो है उसमें अगर हम बात करें तो उसमें 4 करोड़ फार्मर्स ने इनरोल करा दिया 600 LMT हेक्टर्स के लिए। एक ना नाम करके ना गाइस एक आपका प्लेटफॉर्म भी है, उसमें भी ना काफ़ी कुछ लोग जो हैं वो लिंक हुए हैं ही, ठीक है। तो वो भी एक बात है, मतलब देखो प्रमोट तो हम कर रहे हैं अपने लेवल पे, सरकार जो है कोशिश कर रही है कि किस तरह से ना आपका सस्टेनेबल फार्मिंग बढ़े। तो नाम जो प्लेटफॉर्म है इसके अंदर भी 6 पॉइंट समथिंग आपके 1.78 करोड़ फार्मर्स इसके अंदर भी आए ताकि प्राइस डिस्कवरी अच्छे से की जा सके। फूड सिक्योरिटी एंड प्रोसेसिंग के लिए आप जानते हो उसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी, इसमें 80 करोड़ लोगों को फ्री फूड ग्रेन्स मिलता है, ठीक है। तो डेटा आपको ना अच्छे से ध्यान में रखना है। एलीट सेक्टर्स में देखो फिशरी सेक्टर का मैंने आपको बताया ही 8.7% फॉलोड बाय योर लाइफ स्टॉक। इनके लिए हमने क्या क्या मिशन चलाए हुए हैं, सीधा स्कीम्स की बात कर लेते हैं। ये तो मतलब कैसे कैसे भी चल रहे हैं, तो ध्यान रखना। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्रिटिकल क्या है, देखो इट मेक्स ओनली 12.41% लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। इसका रोल एक्सपोर्ट बहुत कम होता है हमारे एग्री फूड्स का। तो कह रहा है कि देखो ना आप सीधी सी बात समझो, फूड प्रोसेसिंग एक्सपोर्ट आपका सिर्फ 46.44 बिलियन तक ही पहुंचा है। तो इतना ना अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है। आपकी सबसे बड़ी जितनी भी स्कीम्स हैं और फोर्स हार्वेस्टिंग लेंडिंग फॉर फार्मर्स है उसको बहुत अच्छा फैसिलिटेशन करने की ज़रूरत है। साथ में कह रहा है कि इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर भाई बहुत ज़रूरी है, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ, आपकी फूड सिक्योरिटी इसी पर है। डिस्पाइट चैलेंजेस ऐसा भी दिखाया गया है, रेजिलियंस विद स्टेबल ग्रोथ। तो आप प्रोडक्टिविटी करो, डाइवर्सिफाई करो अपनी क्रॉप्स को, सोशल सिक्योरिटी फार्मर्स वगैरह को बोलो भाई प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद हमारा ना चैप्टर देखो सारे के सारे लिंक्ड हैं। नेक्स्ट चैप्टर रिलेटेड टू क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट अडेप्टेशन मैटर को लेकर आ रहा है। कह रहा क्लाइमेट अडेप्टेशन स्पेंडिंग जो है वो हमारी बढ़ गई है। हमने 3.7 से लेके 5.6 टू 5.7% पर GDP हमने कर दिया है, मतलब बहुत बढ़ाया हमने। अगर आप देखो ना फाइनेंशियल ईयर से, क्योंकि इंडिया का जो पर कैपिटा कार्बन इमिशन है वो 1/3 ग्लोबल एवरेज में है। तो हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, तो साथ में ये भी लेकर चल रहे हैं कि 1/3 ग्लोबल एवरेज में हमारा देश में कार्बन इमिशन फैल रहा है। ये डेटा लिखना है आपने। तो एज़ पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2024 एडिशनल कार्बन सिंक बढ़ रहा है। अगर आप फॉरेस्ट सर्वे की रिपोर्ट देखोगे तो वहाँ पर भी हमने देखा जी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और हो तो रहा ही है। तो इंडिया 7th लार्जेस्ट वनरेबल कंट्री है क्लाइमेट चेंज को लेकर, तो 7th मोस्ट वनरेबल कंट्री का पार्ट हम बन चुके हैं। कह रहा है इसके लिए हालांकि हमने बड़े सारे काम किए हैं, चाहे वो मिशन लाइफ वाला प्रोजेक्ट हो, ठीक है, मतलब लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट जिसमें हमने प्रमोट किया सस्टेनेबिलिटी को, उसमें हम ग्लोबली ना 440 बिलियन बाय 2030 हम सोच रहे हैं इसको पोटेंशली सेव करें ग्लोबली, और इसमें ना कंज्यूमशन इसकी कम करने की सोच रहे हैं।
रिन्यूएबल एनर्जी का भी इस्तेमाल हमने करने की सोचा। देखो हमने ना अच्छे खासे हम पैसे भी इस पर खर्च कर रहे हैं, और साथ ही साथ ना हमारा बहुत ध्यान है रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करने का, ताकि देखो रिन्यूएबल एनर्जी पे इस समय आप लगा लो 46.8% इंडिया का ना पावर कैपेसिटी है नॉन फॉसिल में। ऐसे ही फॉरेस्ट कार्बन सिंक में हमने आप लगा लो 2005 से लेके 23 तक में पूरे टाइम पीरियड में 2.29 बिलियन टन्स हमने इंक्रीज़ करा है। तो क्लाइमेट फिनेंस हो गया। देखो आप ना COP29 देखो, फेल हुई ना, आप जानते ही हो, मैंने आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। COP29 क्योंकि जब फेल ही हो गई तो उसके बाद हमने सोचा भाई एडुक्वेट क्लाइमेट फंड तो मिलने नहीं वाला है ना, तो इंडिया ने क्या करा, $20 20,000 सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में रख दिए, ताकि ग्रीन प्रोजेक्ट कम से कम फंड तो हो पाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ना भारत क्या कर रहा है, मैंग्रोव इनिशिएटिव लिया था, आपको याद है मिष्टी हमने करा था, एक मिष्टी स्कीम की थी। इसमें होता है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम्स। इसमें हम चाहते हैं मैंग्रोव जितने भी 13 स्टेट्स के अंदर हैं उसको हम बचा लें। वाटर कंजर्वेशन पे हम ध्यान रख रहे हैं, इसके लिए हमने अमृत 2.0 चलाया हुआ है, PM सूर्य घर है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया ना प्राइमरी एनर्जी सोर्स कोल पे डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा। आप देखो ना सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट हम किस पर हैं, कोल पे डिपेंडेंट है। तो कोल की डिपेंडेंसी को हमें कम करना है, तो उसके लिए हम ज़्यादातर जा रहे हैं अब न्यूक्लियर, हाइड्रोजन, बायो एनर्जी की तरफ। सोशल सेक्टर में देखोगे तो इंडिया देखो 15% ग्रू हुआ है उसमें। तो गिनी कॉफिशेंट अगर आपको पता हो तो एक कॉफिशेंट होता है जिसमें दिखाया गया कि रूरल सेक्टर्स का वो डिक्लाइन हुआ है गिनी को। एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट हमारा हुआ है, तो वो हम देखते हैं अभी एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे ना देखो सीधा सा हमारा मामला है कि हमें ना 2070 तक नेट ज़ीरो इमिशन पर आना है। उसके लिए हमें पहले 2047 के टारगेट्स को, विकसित भारत वाले टारगेट को फुलफिल करना है, यानी लो कार्बन डेवलपमेंट हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, इकोनॉमिक ग्रोथ पे चलने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट सेक्टर में ना सोशल सेक्टर एंड ऑल ये सब आ रहा है। सोशल सेक्टर और एक्सटेंडिंग रीच एंड ड्राइविंग एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। इंडिया का जो सोशल सेक्टर है अगर हम ध्यान से उसको देखें तो 15% का ना इसका CAGR है, ठीक है। उसके साथ साथ ना हम 25.7% लाख करोड़ तक पहुंच रहे हैं। गिनी कोएफिशिएंट की मानो अगर तो उससे पता चलता है हमें कि भाई हमारा सेक्टर जो है रूरल एरियाज़ में डिक्लाइन कर रहा है, अर्बन एरियाज़ में भी मतलब गिरा ही है। तो एजुकेशन के लिए आप क्या कर रहे हो, तो कह रहे हैं कि देखो 9.2 लाख करोड़ तो इसमें स्पेंड किए ही जाते हैं। प्राइमरी रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट हमने बहुत कम किया है, प्राइमरी का 1.9% करा है। हायर एजुकेशन में भी हम सोच रहे हैं ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो जो है हमारी, ये देखो कोएफिशिएंट के बारे में लिखा हुआ है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो इन हायर एजुकेशन, देखो ये कितनी ज़्यादा है यहाँ पर, समझ रहे हो आप, यानी कि यहाँ पर 28.4 हो चुकी है अगर आप देखो तो इसके लिए ना, मतलब अगर आप ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो देखते हो तो हायर एजुकेशन की वो 28.4% तक आ गया। तो ये इसमें हेल्थ एंड सोशल सिक्योरिटी की बात भी यहाँ पर कर रहा है कि देखो हेल्थ केयर वगैरह में भी आयुष्मान भारत, ये सब चीज़ें जो हैं इससे भी मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी गवर्नमेंट कवर कर रही है। फिर इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, मैंने आपको बताया फ्री फूड जो है वो 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। मतलब ना मेन पॉइंट्स ही करने हैं आपने। 80 करोड़ लोगों को दिया जा रहा है और इसके साथ साथ 84% हाउस होल्ड्स में राशन कार्ड वगैरह बांटा जा रहा है। तो फिस्कल जो बेसिकली पॉलिसीज़ है उसमें यही है कि हम ना इनइक्वालिटी को रिड्यूस करें, बॉटम रूरल परसेंट्स में से भी कुछ, अर्बन कंजम्पशन का भी। तो हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान ना इस बात पे रहता ही है कि हम इस पर कम कर पाएँ। अब हम देखो एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट वाले चैप्टर में देखते हैं, तो यहाँ पे ना देखा जा रहा है कि इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ना, अगर हम ध्यान रखें इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो डिक्लाइन करा है 6% से 3.2% पर आया अभी हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत का। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो आपका 60.1% है। तो जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है हमारी वो हमारी काफ़ी बढ़ी है अभी, लाइक डेमोग्राफिकली हमारी वर्किंग एज पॉपुलेशन 26% जो हमारे पॉपुलेशन एज्ड है वो 10 से 24 साल के हैं। इसके अलावा हमारे वर्कर टू पॉपुलेशन भी हमारी अच्छी खासी 49 पॉइंट से इंक्रीज़ होकर हमारा 50.4% तक रहा है। फीमेल लेबर की बात करोगे तो वो 23.3% से 41.7% हमारा फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी हमारी बढ़ी है, देखो 52 से 58.4%। एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड हमारा क्या है, EPFO का मतलब अगर आप देखो तो फॉर्मल सेक्टर का जॉब जो है वो सर्ज हुई हैं। स्किल डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मुद्रा योजना, ये सब ने बहुत काम करा है इन सभी स्कीम्स ने। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स में हम जॉब क्रिएट कर रहे हैं, डिजिटल इकॉनमी पे हम काम कर रहे हैं, PM इंटर्नशिप स्कीम मैंने आपको बताया हुआ है वो भी करा हुआ है। लेबर इन द AI एरा में चलते हैं अभी हम। उससे पहले ना देखो
एवरेज मंथली अर्निंग्स, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोइंग फॉर्मल सेक्टर, ई श्रम पोर्टल, इन सब में ना देखो डेटा है ये बेसिकली कि हमने क्या क्या कैसे कैसे ड्राइव करा है इकॉनमी को, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, जो खास है वो मैं आपको बताती हूँ। देखो लेबर इन द एआई एरा में क्राइसिस है या कैटलिस्ट है। एआई ना देखो दोनों ही चीज़ें देता है, अपॉर्चुनिटी भी देता है और रिस्क भी देता है, दोनों चीज़ें करता है। लेबर मार्केट के लिए दोनों ही चीज़ें, 75 मिलियन ग्लोबल जॉब रिस्क पर हैं एज़ पर आईएलओ की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। 75 मिलियन जॉब्स का खतरा मंडरा रहा है। 300 मिलियन जो जॉब्स हैं, फुल टाइम रोल्स हैं, वो एक्सपोज हो जाएंगे पूरे के पूरे। तो इंडिया की जो एआई मार्केट है सेट टू ग्रो एट 25 to 35% CAGR बाय 2047, 2027 तक, सॉरी। ये जो आपका है ये इंडिया की एआई मार्केट 25 से 35% बढ़ने वाली है। यानी अब अपस्किलिंग की, ह्यूमन एआई कोलैबोरेशन करने की बहुत ज़्यादा वाली ज़रूरत है, समझ रहे हो। क्योंकि देखो अपॉर्चुनिटी चैलेंज दोनों हैं, अगर आपने केयरफुली मैनेज नहीं करा तो आपके लिए बहुत ही पेनफुल हो जाएगा। तो अगर ना हम इसको समराइज़ करें ना पूरे इकोनॉमिक सर्वे को, अगर देखें 2024-25 के, तो अगर हम पूरा देखें तो देखो ग्लोबली हमारे पास जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं गाइस, है ना। रशिया यूक्रेन वॉर हमने कल पढ़ा था, रेड सी का डिसरप्शन है ना, और ना प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसी है। फाइनेंशियल मार्केट में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन परसिस्टेंटली है। क्लाइमेट के लिए देखें तो बहुत चिंता का विषय है क्योंकि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, फूड सिक्योरिटी खतरे में है, फार्म इनकम खतरे में है। इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बॉटलनेक्स देखोगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और वगैरह को देखते हुए काफ़ी सारी बातें समझ में आ रही है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत हाई हो रही है। अर्बनाइजेशन की प्लानिंग नहीं ठीक है, ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, स्मार्ट सिटी अर्बन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो बहुत डिले हो रहा है। जॉब की बात करते हो, एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो, तो जॉबलेस ग्रोथ कंसर्न है इंडिया के पास, क्योंकि हाई स्किल की बहुत ज़रूरत है, लो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा प्री मैच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, स्किल का मिसमैच बहुत ज़्यादा है। फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट 50% से भी कम है, जैसा मैंने आपको बताया, खाली 41.7% है। फिजिकल एंड फाइनेंशियल सेक्टर की रिस्क की बताऊं तो हाई डेट बर्डन है हमारे पास, हमारी सब्सिडी बहुत ज़्यादा है, हम रेवेन्यू ग्रोथ हमारी इतनी होती नहीं है, और हमारा एमएसएमई सेक्टर का भी क्रेडिट इतना पेनिट्रेट नहीं कर रहा है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी ज़रूर बढ़ी है लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। एक्सपोर्ट की डिपेंडेंसी हमारी आईटी और सर्विसेज की बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो देखो कोल रिमेन, अभी तक हम बहुत ज़्यादा कोल पे डिपेंडेंट है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हमने करा है, सब कुछ करने के बाद भी हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिजनेस रिफॉर्म्स को लेकर आज भी 0.64% ही हैं। एआई का इफेक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। देखो एआई रिलायबिलिटी स्टिल अनप्रूवन है ना, बहुत हायरिंग, प्रोडक्टिव पॉलिसिंग, ऑटोमेशन फेलियर, कुछ भी हो सकता है। तो एनर्जी डिमांड फॉर एआई डेटा सेंटर बहुत ज़्यादा है, पता है आपको, बहुत टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना लेगी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं बताऊँ आपको, एक आपकी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आती है 2024 में आई थी, उसने एक बड़ी बात कही कि एआई जो है ना वो 1580 टेरावाट आवर्स कंजम्पशन करेगा। सोच लो आप कितनी ज़्यादा बिजली खाएगा ये। इंडिया का आईटी, बीपीओ, बैंकिंग सब डिस्टर्ब करते गए, लो वैल्यू सर्विस जॉब हो जाएंगी। तो वे फॉरवर्ड में आप समझ लो कुछ ऐसा सा समझो कि बहुत ज़रूरत है कि जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को मैनेज करना है, डोमेस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, फिजिकल स्टेबिलिटी को बहुत स्ट्रेंथन करना है, अनएम्प्लॉयमेंट के जो इशू आ रहा है उसको एड्रेस करो, वोकेशनल ट्रेनिंग, डिजिटल स्किल्स बढ़ाओ। तो कंक्लूडिंग फॉर्म में जो इंडिया का इकोनॉमिक फंडामेंटल है वो स्ट्रांग है, चैलेंजेस भी हैं क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा, इन्फ्लेशन है, इन्वेस्टमेंट हेजिटेंसी, ये लोग इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहे हैं, जॉब क्रिएशन है बट समझ रहे हो आप इतना जितना होना चाहिए उतनी नहीं है, क्लाइमेट चेंज अभी भी हमारे लिए एक कंसर्न है। तो फिजिकल डिसिप्लिन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, क्या लिखोगे, फिजिकल डिसिप्लिन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कैन लीड अस टू अ बेटर हाई ग्रोथ की तरफ हमें ले जाएगी और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ हमें बढ़ाएगी। तो इतना आपको आपका इकोनॉमिक सर्वे इस बार का कह रहा है। तो दिस मच इज रिक्वायर्ड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे।